अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। आज की इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि बच्चे सीए में क्यों फेल होते हैं, मेजर रीजंस क्या हैं बच्चों के फेल होने की। तो सबसे बड़ी अगर मैं रीज़न डिस्कस करूं फेल होने की क्या है कि किसी भी स्टूडेंट्स की जो है जो फेल होता है उसकी 100% अटेंडेंस नहीं होती। या तो उसकी 100% अटेंडेंस नहीं होती या वो क्लास में जो है वो अटेंटिव नहीं होता, टीचर पढ़ा रहा होता है उसका दिमाग कहीं और होता है, चल वो कहीं और रहा होता है, जिस जो सबसे बड़ी रीज़न है। ये सबसे बड़े रीजंस है सीए में फेल होने की। उसके बाद क्या है कि आप टेस्ट देते ही नहीं है। ठीक है यार, मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है मुझे ये टॉपिक आता है, मैं टेस्ट नहीं देता, तो ये कोई रीज़न नहीं है। ये फेल होने की आपकी सबसे बड़ी रीज़न है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो है कितना आपको ये टॉपिक प्रिपेयर है या आपकी गलतियाँ क्या है। कभी कभी क्या होता है, आप हमें टॉपिक आता है, सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का आता है कि हमें उसका आंसर नहीं लिखना आता। हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व नहीं करना। उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, हम जो है वो प्रिपरेशन नहीं करते हैं। थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और कहते हैं जी हमने बहुत पढ़ लिया, हमें बिल्कुल तैयारी, हमने सब कुछ जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस कर लिया। तो ये गलती है। उसके बाद कि हम सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। जैसे हम बात करें कि हमने चैप्टर 5 याद कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 याद कर लिया, चैप्टर 7 याद कर लिया, बकाया सारे चैप्टर छोड़ दिए या हल्का फुल्का उनको देख लिया, तो ये सबसे बड़ी गलती है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। सीए में सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आप सिर्फ जो है वो पास पेपर को देख कर जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो ये आपकी हमाकत है। या सिर्फ जो है वो सर के लेक्चर सुने, आप उसी तरह जाके थ्योरी का पेपर देने लगे कि मैं जी अपने कॉन्सेप्ट में लिख लूँगा, तो ये भी आपकी एक हमाकत है। फेल होने की सबसे बड़ी रीज़न है। उसके बाद क्या है, आप जो है वो रिवीजन नहीं करते। आप कहते हैं अल्लाह करे कि रिवीजन हो ही ना, खुद रिवीजन वाला किस्सा जो है वो ख़त्म ही हो जाए और हम लोग जो को रिवीजन करनी ही ना पड़े, तो ये भी एक बड़ी रीज़न है आपके फेल होने की। उसके बाद क्या, आप पास पेपर करते हैं, कंप्लीट कोर्सेज करते ही नहीं है, कंप्लीट सिलेबस को जो है वो कवर करते ही नहीं है। जो जो टॉपिक है उसका पास पेपर किया, बस ठीक है मेरा कोर्स हो गया, मैं ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं होता है। अगर पास पेपर के अंदर लेट्स सपोज हम अगर अकाउंटिंग की बात कर लें, 10 एंट्रियाँ आई हुई हैं या 50 एंट्रियाँ आई हुई हैं, तो आपकी 50 एंट्रियाँ तो नहीं है पूरी अकाउंटिंग में, या 100 एंट्रियाँ तो नहीं है पूरी अकाउंटिंग में। पास पेपर में तो हार्डली कितनी टेस्ट हुई होंगी, 10 टेस्ट हुई होंगी, 100 टेस्ट हुई होंगी, 200 टेस्ट हुई होंगी। लेकिन ये तो नहीं है। हर जो है आपकी जो एंट्री है वो दूसरी एंट्री से मुख्तलिफ हो सकती है। तो पास पेपर की तरफ नहीं जाना। इसी तरह अगर हम थ्योरी के सब्जेक्ट्स की बात करें तो थ्योरी के लिए पास पेपर जो है वो बेनिफिशियल रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जब तक आप कोर्स को गो थ्रू ही नहीं करेंगे तो आप पास पेपर को खाली पढ़ के और सिलेक्टिव जो है चैप्टर्स को कवर करने के बाद आप पास पेपर की तरफ फटाफट दौड़ जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको कंप्लीट सिलेबस को कवर करना है, कंप्लीट पास पेपर को कवर करना है, प्लस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका पेपर जो है वो सीए का पास नहीं हो सकता। अगर आप रटा तोते वाला काम करने लगे हैं तो ये जहन से निकाल दें कि आपके जो है वो थ्योरी के पेपर पास होने वाले। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। पास पेपर भी करना है, सब कुछ करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि पास पेपर में तो कुछ ही क्वेश्चन एड्रेस होंगे। पास पेपर के क्वेश्चन में आपकी पूरी बुक तो नहीं उठा कर दे देता आपको, लो जी हमने आपकी पूरी बुक जो है वो टेस्ट कर ली, ऐसा नहीं होता। पास पेपर में आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देता है, कुछ कुछ टॉपिक टेस्ट करता है। तो ये नहीं है कि अगले साल भी वो टेस्ट नहीं करेगा जो टॉपिक उसने टेस्ट नहीं किया। तो हर साल वो नए टॉपिक टेस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिछले साल आए वो अगले साल नहीं आएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो अपने माइंड से निकाल दें, कंप्लीट कोर्स करें, कंप्लीट पास पेपर करें, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है वो ग्रिप करें, प्रैक्टिस के ऊपर ग्रिप करें। उसके अलावा जो है वो टेस्ट लाजमी दे और क्लास में जो है वो 100% जो है अटेंटिव भी रहें और 100% उसको ले भी। उसके बाद जो आपका बड़ा रीज़न है, आप नॉन सीरियस एटीट्यूड है। वही नॉन सीरियस कि आप जो है रोज़ का काम रोज़ नहीं करते हैं, आज का काम कल पे फेंक दिया, कल का काम परसों पे फेंक दिया, बस फिर फेंकते ही चले गए और पेपर सर पे आ गए और बंदा वहीं पे फंसा रहा, लो जी आगे पेपर। उसके बाद क्या है, आप जो हैं अपने काम के साथ सिंसियर नहीं हैं, उसके साथ जो है मुसलसल जद्दोजहद नहीं करते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं और प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। प्लानिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जो मर्ज़ी हो जाए प्लानिंग तो हमने करनी ही है। प्लानिंग करेंगे तो काम होगा, टाइम टेबल बनाएंगे तो चीज़ें मैनेज होंगी। आप ये देखेंगे कि आपने ये टॉपिक कितनी देर में करना है, तभी बात बनेगी। अगर आप ये डिस्कस नहीं करेंगे कि मैंने जो है इको के 14 चैप्टर या 15 चैप्टर जो हैं वो रिवीजन के डेज में कितने दिनों में करने हैं, तो काम नहीं बनेगा। 3 पेपर आपने रखे हुए या 5 पेपर या 4 पेपर रखे हुए और आपने कोई जो है प्लानिंग की नहीं है, मुंह उठाया, एक दिन इको पढ़ ली, मुंह उठाया, एक दिन ऑडिट पढ़ लिया, लॉ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ पुढ़ के बस मिक्स मुक्स कर दिया और जाके पेपर देने लग गए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने जो है अपने दरवाजे के ऊपर एक टाइम टेबल जो है वो चिस्पा कर देना है, उसको लगा देना है, टाइम टेबल के मुताबिक चलें, टाइम टेबल बनाएं, टॉपिक वाइज जो है उसके ऊपर लिखें कि इस टॉपिक को मैंने इतनी देर देनी है रिवीजन में, इसको इतनी देर देनी है, इस सब्जेक्ट को इतनी देर दूंगा, फिर इसके बाद इसको दूंगा। तो टाइम टेबल के बिना जो है वो कोई भी काम नहीं होता प्लानिंग के अलावा। अब जो सबसे बड़ी रीजंस क्या है कि आप 3 घंटे में बैठते हैं, आपको सब कुछ आता है, आप जो है
अच्छी तरह तैयार भी करके गए, आपने प्लानिंग भी की है, सब कुछ किया, अब क्यों फेल हो गए? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, आप 3 घंटे में सही परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। भाई जो 3 घंटे में सही परफॉर्मेंस देगा उसी का ही पेपर सॉल्व होगा। मैं मानता हूँ ठीक है आपको सारा पेपर आता है, मैं मानता हूँ आप प्रैक्टिस करके गए, आप सब कुछ करके गए, लेकिन जब आप 3 घंटे में आउटपुट ही नहीं देकर है, उसका क्या फ़ायदा? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है बच्चे को सब कुछ आता है, यहाँ कॉलेज में पास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 3 घंटे में आपके साथ क्या होता है उसे डिस्कस करते हैं। पहली जो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे साथ 3 घंटे में ये होती है, हमें अपने आप पे यकीन ही नहीं होता। साथ वाले का देखते हैं, उसने ए लिखा होता है, हमने बी लिखा होता है, फटाफट काटते हैं, अपना भी बी लिखाते हैं। भाई सारा साल आपने मेहनत किया, 5-6 महीने आपने टिका के मेहनत किया, अब उसने ए लिखे, वो बी लिखे, वो सी लिखे, आप क्यों अपना गलत कर रहे हो? आपको खुद पे तो यकीन होना चाहिए। सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद पे यकीन होता ही नहीं है। जो साथ वाला या इधर उधर से आ रहा है बस वो लिखते हैं, और मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होते हैं। जो दिमाग में आ रहा होता है वो लिखना शुरू कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लॉस होता है, पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या। हालांकि आप जो हैं सारा पेपर पढ़ के आए हैं, सब कुछ आपको तैयार है, भाई फिर पैनिक क्यों हो रहे हो? फिर क्या मसला है? तो दुआ करो अल्लाह से, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं पेपर को सॉल्व कर सकूँ। तो पहली बात क्या है कि आपका जो है खुद पे यकीन, जब तक आपका आप पे यकीन नहीं होगा, यकीन जाने आपका पेपर पास नहीं हो सकता। खुद पे यकीन रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, लेकिन यहाँ पे एक बात और, खुद पे इतना ही कॉन्फिडेंस ना रख लेना, बुक पढ़ी ना कुछ पढ़ा और सीधे गए पेपर में बैठे, जी मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मैं तो हैंडल कर लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बंदे को लेकर डूब जाता है, और अंडर कॉन्फिडेंस भी जो है वो बंदे को लेकर डूब जाता है। इस्लाम ने भी जो है वो मियाना रवि का कहा है, हम भी जो है वो मियाना रवि से चलेंगे, तो हम जो है खुद पे मियाना रवि से यकीन रखेंगे और पैनिक नहीं होंगे। उसके बाद क्या है? पुअर टाइम मैनेजमेंट। लगे हुए हैं धड़ाधड़ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करी जा रहे हैं, टाइम देखा है नहीं, आधे घंटे में करना था, या वो क्वेश्चन जो है आपने जितनी देर में करना था, 8 नंबर का क्वेश्चन था, आपने जो है उसे 18 नंबर का टाइम दे दिया। अब वो जो है लेट्स सपोज हम बैलेंस शीट की बात कर लें, इक्वल आ नहीं रही है, दोबारा काटा, फिर शुरू हो गए, फिर काटा, फिर इक्वल नहीं आ रही, फिर शुरू हो गए। थ्योरी की बात कर लें, क्वेश्चन याद आया, ओ हो इसके तो लिमिटेशन लिखने थे, मैंने तो प्रॉपर्टीज लिखनी है, फिर काटा, फिर शुरू हो गए। तो इन कामों में नहीं रहना। जो क्वेश्चन जितने टाइम में है उतने ही टाइम में करना है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो टाइम बनेगा उतना ही टाइम जो है उस क्वेश्चन को देना, उससे ज़्यादा टाइम देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए अगर आपने से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ तो बकाया पेपर तो पड़ा है। अगर आपसे 8 नंबर का पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ, 8 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, तो बकाया तो पेपर पड़ा हुआ है आपके पास। बकाया पेपर कहाँ लेके जाना 92 नंबर का? भाई 92 नंबर में से तो पास होता है, पासिंग मार्क्स तो 50 मार्क्स लेने। तो ये तो नहीं है कि बस अब ठीक है अब 8 नंबर का पेपर रह गया तो मैं तो रह गया, मैं तो बैठ गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का पेपर छोड़ के हैं, लेकिन बकाया पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट करके हैं। बकाया पेपर उनको पता है, उन्होंने श्योरिटी के साथ सही किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है वो रिजल्ट में आउटपुट भी दिया और पास भी हुए। तो ये रीज़न नहीं है, ये कोई जो है आपका जो है एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो। तो टाइम मैनेज आपसे होना चाहिए। आप जब भी पेपर में जाएं, पेपर में अपेयर होने से पहले क्या आप एक दिन घर में बैठ के आपने 3 घंटे का पेपर परफॉर्म किया? पहला सवाल अपने से खुद से ये करें, खुद की ज़ात से सवाल करें, हाँ भाई मैं पेपर देने गया था, उससे पहले क्या मैंने घर में बैठ के 3 घंटे का एक पेपर सॉल्व किया था? क्या मैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरह घर में बैठा था? क्या मैंने पास पेपर के अटेम्प्ट करके एग्जामिनर के कमेंट पढ़े थे? तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि आपने क्या किया था और पेपर क्यों फेल हुआ था। उसके बाद क्या है? लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वही बात कि आपको खुद पे यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही होती है, आंसर राइट पेज पे लिख दिया है, लेफ़्ट पे लिखना था, या मैंने ऊपर लिख दिया है, मैंने नीचे लिख दिया, दो जी कंफ्यूज हो गए कंफ्यूज, साथ वाले का देख के कंफ्यूज हो गए। कन्फ्यूज़न जो है वो आपको मार देती है। कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है? जब पेपर में बैठते हैं तो कंफ्यूज हरगिज़ नहीं होते, अपने ऊपर यकीन रखते हैं, पैनिक नहीं होते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं। जिस क्वेश्चन का जितना टाइम है उतना ही करो, हुआ नहीं हुआ बाहर में गया अगला क्वेश्चन। देखो जितना आपने किया उतना उसको आपको नंबर मिल जाने। ये नहीं है या कोई केजी क्लास नहीं चल रही कि या 10वीं क्लास नहीं चल रही कि आंसर पूरा सही होना तभी आपको नंबर मिलने, आपको स्टेप पे नंबर मिल जाने। तो आप उसको छोड़ के आगे मूव करो। इसी तरह थ्योरी में भी आपने यही चीज़ें जो है अपनानी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अपना बिल्डअप करो। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? जब आप घर में बैठ के 3 घंटे बैठ के अपना 1-2 पेपर जो है वो सॉल्व करोगे, कॉलेजेस वगैरह में मॉक टेस्ट दोगे, और अपने जो है फुल बुक हाफ बुक के टेस्ट दोगे, तब भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे ये खुदा के ऊपर से तरफ से नाजिल नहीं हो जाती ये चीज़ें कि घर बैठे और ये चीज़ें नाजिल हो गई और आपने जाके जो है पेपर दे दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह अब आप खुद बैठ के अपने से क्वेश्चन करें कि आपने आया ये चारों चीज़ों पे अमल किया था, या आपको सब कुछ आता था तो आपके साथ ये चारों चीज़ें हुई होंगी पेपर में जिसकी वजह से आपका पेपर फेल हुआ होगा।
नेक्स्ट क्या है, प्लान। प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम रखता है सीए में पास होने का। हम प्लान बिल्कुल नहीं बनाते हैं और जो है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। लास्ट डे में हमारा काफ़ी चैप्टर जो हैं वो रहते हैं कवर हुए नहीं होते हैं, हम दौड़ रहे होते हैं, कभी कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, कभी कंसोलिडेशन से हटते हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के चैप्टर को शुरू हो जाते हैं, वहाँ से हटते हैं, तो फिर हम ऑडिट को शुरू हो जाते हैं, वहाँ से हटते हैं, टैक्स को शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं, कोई नहीं, जिधर मर्जी जहाँ मर्जी शुरू हो जाते हो आप चलना। तो ये सबसे गलत बात है। आप जो है पेपर का जो है प्लान बनाओ। कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3 के पेपर लो, उनका प्लान बनाओ। जो आपने पेपर देने हैं उनका एक प्लान बनाओ, रोज़ का प्लान बनाओ, मंथली प्लान बनाओ और रिवीजन प्लान बनाओ। ये 3 प्लान आप बनाओ। इनको बना के जिस कमरे में पढ़ते हो, जिस जगह पे पढ़ते हो वहाँ लिख लो। आपके पास स्मार्टफोन है, उनमें पिक्चर लेके रख लो, अलार्म लगा लो कि मैंने इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये करना है। तो प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इस अटेम्प्ट में जो है वो प्लानिंग करके देखें, इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा। नेक्स्ट क्या है, पास पेपर एनालिसिस। पास पेपर को देखें। हम पास पेपर को देखते ही नहीं हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या पूरी बुक पढ़ लेते हैं, पास पेपर देखा नहीं, जाके वही बैठ गए। पास पेपर को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पूछता किस तरह का है, मैंने याद क्या किया है, अब मुझसे सवाल किस तरह के कर सकता है, कौन कौन सा सवाल इसमें से आ सकता है। और आपको ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से। तो आप बकाया को भी टाइम दोगे और लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दे दोगे। ठीक है, जैसे FAR 2 में कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह आपके इकोनॉमिक्स में जो है वो हमारे पास जो है चैप्टर 6 आखिरी चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। लॉ में सबसे पहले जो है लोग मर्केंटाइल लॉ करते हैं क्योंकि वो उसकी वेटेज ज़्यादा है और चैप्टर उसमें कम है। इसी तरह टैक्स में आपके पास सेल टैक्स मुफ्त के नंबर, सेल टैक्स के ऊपर ग्रिप हो बंदे की थ्योरी और सेल टैक्स के क्वेश्चन मुफ्त के नंबर। इसी तरह BMPS पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और इस तमाम सब्जेक्ट्स को आप लेके इकट्ठा चलेंगे तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एग्जामिनर कमेंट्स को मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ता है। बहुत ही कम बच्चे हैं जो एग्जामिनर कमेंट्स को पढ़ते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स लाजमी पढ़ें। एग्जामिनर कमेंट्स इसलिए होते हैं वो आपको एड्रेस करता है कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, स्टूडेंट्स ने गलतियाँ क्या की, मैंने पूछा क्या था, बच्चे ने जवाब क्या दिया। तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 अटैम्प्ट्स के जो हैं वो आप रीड करो एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। उसके बाद क्या है कि पेपर जो है आप लोग बिल्कुल जो है ना नॉन सीरियस एटीट्यूड से जो है वो लेते हैं। कैफ 1 लिया, कैफ 4 ले लिया, कैफ 9 ले लिया, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं पेपर लेने का। 3 पेपर बहुत है। छलांगे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। छलांगे मार के फेल होना और फिर ये सोचना कि अब मैंने 4 पेपर रखे थे अब मैं 3 पेपर रखूँ, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप स्टार्ट में ही 3 पेपर रख लें और तीनों पेपर पर मेहनत करके तीनों ही पास कर लें। एक सबसे बड़ा जो एटीट्यूड है स्टूडेंट का, क्या करता है, 4 पेपर ले लेता है, जब फीस जमा करानी होती है 3 पेपर की फीस जमा करा देता है, एक छोड़ देता है। और भाई 3 महीने जो तूने बैठ के उसकी तैयारी की वो फिर किस लिए की थी, उसका टाइम तो दिया ना बकाया। अगर आपने 3 सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देने थे तो आप 4 सब्जेक्ट को भी आप वही टाइम दे रहे हो 6 घंटे, तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना फिर 3 सब्जेक्ट के साथ। तो ये आपका सबसे बड़ा जो है वो गलत एटीट्यूड है। मैं जो हूँ जब पेपर आएगा यार देख लूँगा, तैयारी हुई तो दे दूँगा, ये सबसे मेन रीज़न है फेल होने का। उसके बाद क्या है, कैफ 1 पास है नहीं, कैफ 5 को उठाने चले गए, कैफ 5 पास है नहीं, कैफ 7 को उठाने चले गए। FAR 1 जब तक आपका क्लियर नहीं होगा FAR 2 कैसे करोगे भाई। FAR 2 इंट्रो क्लियर नहीं, FAR 2 जो है वो देने बैठ गया। अभी पहले कैफ के कोई पेपर क्लियर नहीं, ऑडिट में बैठ गया। ऐसे नहीं होता, ये गलत है। फिर क्या करोगे आप, वो पेपर ले लोगे जो एक दिन में 2 हैं। इंट्रो भी ले लिया, टैक्स भी ले लिया। ये मंडे को आता है पेपर, सुबह को जो है वो आपका टैक्स होता है, शाम को आपका जो है वो इंट्रो होता है। तो कैसे करोगे भाई मैनेज, रिवीजन का टाइम कहाँ दोगे। वो कर लेंगे, ये फिर जो है जो कर लेंगे वाला रीज़न होता है ना, वही फेल की रीज़न होती है। मंडे को आपका क्या आता है मंडे को आपका क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और टैक्स। तो आपने ये दोनों पेपर कभी इकट्ठे नहीं रखने, इकट्ठे रखेंगे तो नुकसान उठाएंगे। 1-2 अटैम्प्ट में नहीं निकलेगा, तीसरे अटैम्प्ट में निकल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पहले अटैम्प्ट में निकालना मुश्किल काम है, इकट्ठे 2 पेपर। उसके बाद आपके पास मंगल को क्या आता है, ऑडिट आता है। मंगल के बाद बुध को आपके पास क्या आता है, FAR 1 आता है। उसके बाद जुमेरात को आपके पास क्या आता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट और इको। ये 2 पेपर भी आपने इकट्ठे नहीं रखने। BMBS आपके पास आता है जुमे को। फिर हफ्ते को आपके पास FAR 2 और लॉ आता है। तो आई कैप ने जो सीक्वेंस प्रोवाइड किया उसके मुताबिक चलें, कैफ 1, 2, 3 लें, फिर कैफ 4, 5, 6 लें और फिर कैफ 7, 8, 9 लें। इस सीक्वेंस से चलेंगे तो पेपर पास करना आपके लिए आसान होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो पेपर पास कर लेंगे। अब अगर आपका जो है कैफ 1 क्लियर है
तो अब आपने क्या लेना चाहते हो, ये आपके जहन में चल रहा है भाई कैफ वन तो क्लियर है, तो आप लो FAR1। कैफ वन क्लियर हो गया, अब आप FAR1 लो, ठीक है। उसके साथ आप क्या लोगे, FAR1 तो भाई मैंने ले ली, आप फिर इको क्लियर है, 2 BMBS लो। लॉ को सबसे पहले जो है वो क्लियर करने की कोशिश करो। अगर जो है आपको लॉ जो है वो मुश्किल लग रहा है तो लॉ को आप एंड पे भी रख सकते हो, लेकिन लॉ और ऑडिट कभी इकट्ठे ना लो, थ्योरी के सब्जेक्ट इकट्ठे ना लो। कभी कभी क्या करते हैं लोग, न्यूमेरिकल पेपर निकाली जा रहे हैं, थ्योरी के रह जाते हैं, बस फिर बैठ जाते हैं, फिर थ्योरी के निकलते ही नहीं है, क्योंकि थ्योरी जो है वो खुश्क होती है, उसके साथ एक हल्का सा जो है न्यूमेरिकल का टच रखो, ठीक है। ये देखिए आप सीक्वेंस चेक करें आई कैप की तरफ से, पहला जो है वो कैफ वन जो है वो न्यूमेरिकल है, बकाया 2 थ्योरी के, फिर आगे जो 2 न्यूमेरिकल है एक बीच में थ्योरी का है, फिर आगे फिर 2 न्यूमेरिकल है एक थ्योरी का। तो सीक्वेंस चेक करें आई कैप ने 2 न्यूमेरिकल के दिए हुए हैं आपको, साथ साथ एक एक जो है वो थ्योरी का दिया। आप उठे हैं, मुंह उठाया है, चारों थ्योरी के रखे और चारों फिर वापस आ जाते हैं। अब बेसिक रीज़न क्या है, जो बच्चे 40s में जो फेल होते हैं उनकी जो रीज़न है वो मैं जो पीछे डिस्कस करके आया हूँ, प्लानिंग नहीं है, 3 घंटे में परफॉर्म नहीं करते सही तरह, वो रीज़न है उनके फेल होने की। 3 घंटे में सही तरह वो परफॉर्मेंस नहीं देते, इस वजह से वो 40, 45, 44 पे जो है उनका पेपर रह रहा है। जिन बच्चों का पेपर 12-13 पे रह रहा है वो तो पढ़ के ही नहीं जाते ना, उनकी तो बात ही अलग है। अब वो क्यों नहीं पढ़ते, वो उनका हेडेक है। अब आपकी जो उससे बड़ी गलती है, 5 पेपर उठा रहे हैं भाई, फलां बंदे ने 5 उठा लिया, मैं भी 5 उठा लूँगा, मैं भी कर लूँगा, या मैंने 5 उठा लिए तो आई कैप जो है 1-2 पास कर देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, आई कैप जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि आपने 5 पेपर उठाए तो 3 पास कर देगा, या 5 पेपर उठाए तो 1 पास कर देगा। ये जो कॉन्सेप्ट आपको जो मार्केट में मिल रहा है, या जो बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। जब आपके 5 फेल होंगे ना तब आपको समझ आएगी ओहो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये नहीं आपने देखना, ये हरगिज़ इसको जो है आपने फॉलो नहीं करना, क्योंकि ये जो है आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे कि मैं जी 5 पेपर रख देता हूँ। लास्ट अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो 5 पेपर्स में सिर्फ 5 पेपर जिन्होंने रखे थे सिर्फ 2 बच्चे पास हुए। अब 5 पेपर कितने बच्चों ने रखे हुए, ये जो वीडियो सुन रहे हैं उनको भी पता है कि उसने 5 रखे थे कि 4 रखे थे। ये तो उसको आंसर मिल गया कि 5 पेपर मैंने भी रखे हुए थे लेकिन पास सिर्फ 2 हुए। तो ये रेयर केस होता है, 5 जो पेपर पास कर लेते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनका प्लान बना होता है, वो सब कुछ बना होता है, तब वो 5 पेपर पास कर सकते हैं, या उनको कोई नो हाउ होती है, उनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है, तब वो 5 पेपर पास कर रहे थे। तो मैं आपको कहूँगा 3 से ज़्यादा ना रखें, और दूसरों को देखें ना कि भाई उसने 8 रख लिए हैं या 5 रख लिए हैं, मैं भी 5 रखने जा रहा हूँ, लो जी मैंने भी 5 रख लिए, फिर आई क्या पैसा सुतरा आपको वापस पेपर दे के भेजेगा कि आप भी याद रखेंगे कि लो बहुत फ़ायदा हुआ मुझे 5 रखने का। सीक्वेंस के मुताबिक रखें। मंडे को आता है आपका ये जो नीचे लिखा हुआ, ये मंडे को आपका कैफ वन टैक्स, मंगल को ऑडिट, तो आपने पेपर के अंदर गैप भी देना है, छुट्टी लाजमी रखें। अगर आपने कैफ वन रखा है तो फिर आप इको रखें, ठीक है, छुट्टियां मिलेंगी आपको, फिर लॉ रखें, 2 छुट्टियां मिलेंगी, तो इजी रहेगा। छुट्टी लाजमी पेपर के अंदर रखें। एक पेपर जो है ऐसा ना रखें जो 2 दिन में एक पेपर हो आपका, यानी कि सुबह भी पेपर हो शाम भी पेपर हो, ऐसे पेपर हरगिज़ ना रखें। उसके अलावा ऐसा पेपर ना रखें जो बहुत सारे स्टूडेंट रखते हैं, BM रख लिया, अगले दिन FAR2 होती है, ना FAR2 की तैयारी होती है ना BM की तैयारी होती है, बस फिर अल्लाह ही हाफज होता है दोनों का। इस तरह आप जो हैं गलती कर लेते हैं, कॉस्ट रख लेते हैं, अगले दिन BM होती है, तो ये काम नहीं करना। FAR1 रखी हुई है, कॉस्ट रखी हुई है, तो सीक्वेंस जो है वो अच्छा चुने। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कौन से दिन कौन सा पेपर होता है। डेट जो है, डेट वो आगे पीछे हो सकती है लेकिन पेपर इसी सीक्वेंस से आता है। मंडे को आपका जो है मंडे को आपका जो है वो कैफ वन और टैक्स, मंगल को ऑडिट, बुध को FAR1, और जुमेरात को आपका कॉस्ट और इको, जुम्मे को आपका BM आता है, और हफ्ते को आपका R2 और लॉ आता है। अब आप पेपर कैसे पास कर सकते हैं कैफ का, जो पीछे हमने चीज़ें एड्रेस की हैं वो आप करें। 100% क्लास से लें, टेस्ट दें, ठीक है, अपने आप को नर्वस ना होने दें, पैनिक ना होने दें, और प्लान बनाएं। उसके अलावा इन चीज़ों के अलावा आपने क्या करना है, इन चीज़ों के अलावा आपने जो है प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट काम रखती हैं, इंतहाई मेन ज़रूरी है प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन आपने कितनी करनी है, 3 से 5 मंथ का पीरियड आपका प्रिपरेशन का होता है, और परफॉर्मेंस क्या, 3 घंटे। जब प्रिपरेशन आपने की होगी तो ठीक है, अगर परफॉर्मेंस आपकी ढीली रह गई तो प्रिपरेशन ज़ाया, प्रिपरेशन ढीली रह गई परफॉर्मेंस तगड़ी तब भी ज़ाया, पेपर फेल। दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। बच्चों ने 5-6 मंथ तैयारी की होती है और फिर वो कहते हैं हम फेल हो गए, तो फेल कहाँ पे होते हैं, परफॉर्मेंस में। 3 घंटे में वो आउटपुट नहीं दे पाते जो आई कैप आपसे रिक्वायर्ड करता है। पूछा आपसे क्या होता है, लिख आप कुछ और आते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, आप पास पेपर नहीं करते हैं, चीज़ों को आप जो है वो सही तरह लेके चलते नहीं हैं।
उन लोगों से दूर रहें जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आज आपको डीमोटिवेट करें, कल यकीन जाने जब आपका पेपर क्लियर हो जाने हैं, आपने इंशाल्लाह जो है चार्टर अकाउंटेंट बन जाना, तो यही लोग आपसे आकर जो है मशवरे ले रहे होंगे, यही लोग आपको पूछ रहे होंगे। तो उन लोगों से दूर रहें जो डीमोटिवेट कर देते हैं। डीमोटिवेट बंदा आपको कहीं भी नज़र आया, आप कन्नी कतराएं, चले जाएं, रास्ता चेंज कर लें, क्योंकि डीमोटिवेशन जो है वो बंदे को जो है नुकसान पहुंचाती है। तो डीमोटिवेट ना हो, ना डीमोटिवेटर्स के पास जाएं, क्योंकि डीमोटिवेट स्टूडेंट्स आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। आपने जो आउटपुट देना है वो आपका आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे जो है आप जो है कॉलेज वगैरह में देखते हैं अपने, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं यार मैंने 4 पेपर रखे, 3 निकले, यार तू भी ऐसे ही कर। तो ये काम गलत है। तो डीमोटिवेट स्टूडेंट्स की तरफ मत जाएँ। तो अपने टीचर से जो है वो कंसर्न करें, टीचर से मशवरा लें, टीचर आपको सही गाइड करेगा। टीचर उस्ताद जो है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को सही गाइड करता है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताता है कि बेटा ये चीज़ की थी मैंने, इस वजह से मेरा फेल हुआ, तुम ये चीज़ ना करना। क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस होता है। उस्ताद और वालिदैन ये दो रिश्ते आपके साथ मुखलिस होते हैं। तो जो हैं उनके पास मत जाएं, और उन लोगों के पास मत जाएं जो पैसे ही कमाने बैठे हुए हैं, उनसे कहीं जाके मशवरा ना ले लेना। उसके बाद क्या है कि आपने आंसर कैसे देना है एग्ज़ाम के अंदर। तो थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए आपने सबसे पहले एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना है कि वो मांग क्या है। माइंडसेट पढ़ने के बाद आपने देखना है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है या केस किस्म का क्वेश्चन है। अगर तो वो केस किस्म का क्वेश्चन है तो आप इस तरह एग्जांपल लें कि आपके पास एक शीशे की बोतल है जिसमें दवाई है, वो आपने किसी को पिलानी है। तो उस दवाई में जो जो अज्जा हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसके बारे में बताएं। उस दवाई का असर क्या है, उसके असर के बारे में बताएं। ठीक है, जो पूछ रहा है उसके बारे में बताएं, उल्टा सीधा ये वो लटरन पटरन चीज़ें ना बताएं। और केस स्टडी में आपने क्या करना है, केस स्टडी में बुक की वर्डिंग से बेहतर है कि आप जो है केस की तरह उसको सॉल्व करना चाहें। बंदे का बार बार नाम लें, जिसका डिस्कस किया उसका नाम लें, उसको हल कैसे करना है, आर्टिकल्स बताएं। ठीक है, फ़लाँ आर्टिकल में ये लिखा है, या इकोनॉमिक्स की बात करें तो फ़लाँ लॉ में ये लिखा हुआ है। ठीक है, डिमांड लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है जिसके मुताबिक हम सोल्यूशन इसको दे रहे हैं। तो आपने ऐसे हल करना है केस को जैसे आप एग्जामिनर को बता रहे हैं, या आपके सामने जो है क्लाइंट बैठा हुआ आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह जो है आपने केस को जो, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये मैंने अपना स्टूडेंट एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस किया है, उन दोस्तों से पूछा है, उन लोगों से पूछा है जिनको ये प्रॉब्लम्स आई हैं। ये तमाम मैंने वो चीज़ एड्रेस की हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये इससे कोई भी चीज़ जो है, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि मैंने जो है इससे स्टूडेंट्स की लाइफ से हट के कोई बात की है। तो तमाम मैंने वो चीज़ एड्रेस की हैं जो रीज़न्स हैं आपके फ़ेल होने की, जो वजूहात हैं, या एज अ स्टूडेंट जो मुझे जो है वजूहात नज़र आई, वो मैंने आपके साथ एड्रेस किए हैं और वो आपको बताई हैं। हर बंदे का जो है दूसरे से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं, या अगर हमारी किसी बात से आपको इंकारी हैं या आप जो है उससे इनराफ करते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, हर बंदा जो है अपनी राय जो है वो कमेंट के अंदर दे सकता है। इससे जो है वो किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो आपको सही लगता है या जो आप सजेस्ट करते हैं वो अपना कमेंट में ज़रूर दें, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, ताकि बच्चे जो हैं वो जो हैं इसमें हेल्पफुल रहें। तो अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपनी लाइफ जो है के बारे में या अपनी स्टोरी जो है सी स्टोरी के बारे में ज़रूर कमेंट में हमें बताएं, ताकि जो है स्टूडेंट्स को वो कमेंट्स पढ़कर जो है वो हेल्प हो सके और वो गलतियाँ ना करें जो गलतियाँ आपने की थी। इसके अलावा आप हमसे जो है वो फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा हमारा चैनल जो है वो AFC के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। उसके अलावा हमारा चैनल जो है वो इको के लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इंशाल्लाह जल्दी हम बकाया लेक्चर भी जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।